ये सबको समझ आ गया कि हमें, लेकिन जब क्वेश्चन आए कुछ मत देखो, सीधा देखो दशा गोचर आपको क्या दिखा रहा है। केतु और मंगल का संबंध बन रहा है, किसी तरह से भी लगन लग्नेश से या एल पदा से भी बन जाता है कई बार। एल पदा भी तो वही है ना, आरुद लगना, उससे भी बन जाता है कई बार। ठीक है, तो उनका संबंध बन रहा है तो आपको वो दिक्कत दिखा रहा है। चलिए अब दूसरा आज का किसी का डाउट है तो मैं डिवोर्स का टॉपिक करवाऊं? नहीं है, चलिए दूसरा टॉपिक है आज का डिवोर्स का। कि किसी को ये भी प्लीज किसी का क्वेश्चन आए ना तभी जवाब देना। भी मेरे से पूछे कि मैम मेरा डिवोर्स होगा, टाइमिंग क्या होगी, मेरा कोर्ट कब तक डिवोर्स का खत्म होगा, तभी बताना, अपने आप से मत बताना ना कि तेरी शादी, तेरे तो डिवोर्स ही हो गए। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। सीधा ही अपन बोल दें कि डिवोर्स ही हो गया तेरा, तो वो तो शादी अच्छी भली चल रही होगी, उसको और कबाड़ हो जाएगी और सिस्टम बिगड़ जाएगा उधर और। ठीक है, तो कब जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक उस पर काम तब अपने तरफ से ना बोले। रीजन, कई बार क्या होता है हस्बैंड के चार्ट में बहुत स्ट्रांगली दिख रहा होता है डिवोर्स का योग, या दोनों में से किसी एक के चार्ट में, और किसी एक के चार्ट में नहीं दिख रहा होता। ठीक है, तो फिर नहीं होता है, क्योंकि हो रहा है तो दोनों का ही होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जिस कई बार किसी एक के चार्ट में बहुत स्ट्रांगली आपको दिख रहा होता है, लेकिन दूसरे के चार्ट में नहीं होता, तो वो जो कानूनी रूप से वो नहीं होता। ठीक है, ये तो है। तो इसलिए क्या पता आपने एक का चार्ट देखा दूसरे का नहीं देखा और अपने एक को प्रिडिक्ट कर दिया, गलत हो जाएगा। अगले के दिमाग में बैठ जाएगी कि मेरी कुंडली में तो नहीं था, इनकी कुंडली में है, इसलिए शादी में दिक्कत है। ठीक है, या मेरी कुंडली में है या इसकी कुंडली में नहीं है, तो बस वही चलेगा फिर, और कुछ नहीं चलेगा फिर। तो किसी के जीवन को ना अपन दिक्कत दे, हम सहायता करने के लिए बैठे हैं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो डिवोर्स योग कैसे देखा जाता है? डिवोर्स योग पहले जानना जरूरी है, फिर टाइमिंग जानना जरूरी है। डिवोर्स के वही नियम है मैंने शादी में जो आपको दिक्कत दर्शाई। सेवंथ, सेवंथ का स्वामी वीनस, तिथि का स्वामी आपके खराब होने चाहिए। चारों, चारों खराब है तो भाई दिक्कत ज्यादा है। तीन खराब, वैसे वैसे उसका लेवल है। आज मैं इसमें जोड़ रही हूँ आपको नवमांशा। नवमांशा शादी का चार्ट है। ठीक है, वृत प्राश जो मैं अभी ढूंढ रही थी ना, वृत प्राशर शास्त्र का कौन सा श्लोक है, वो यही ढूंढ रही थी। इसमें मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि जब नवमांशा के लिए हम देखते हैं तो आप किसी भी एनी डिविजनल चार्ट, आपका डिविजनल चार्ट का लगन वो चीज दिखाता है। तो D9 का लगन शादी दर्शाता है, और जो चीज अपने को देखनी है, जैसे शादी देखनी है तो D9 का सप्तमेश। ठीक है, सुख देखते हैं तो फोर बहुत सारी चीजें देखते हैं, मांगल्य देखते हैं, अष्टम देखते हैं, लेकिन सिंपल इसको रखते हैं अपन। D9 का जब लगन और D9 के सेवंथ का स्वामी, क्यों? क्योंकि वो शादी दर्शाता है। जब हमें दशमांश देखना होता है, करियर देखना होता है, दशमांश का लगन और दशम भाव। क्यों? करियर कहां से देखते हैं? दशम से देखते हैं। तो जो भी डिविजनल चार्ट होता है, एनी डिविजनल चार्ट, उसमें उस डिविजनल चार्ट का लगन और वो भाव, जो हम भाव देखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। संतान है तो D7 एंड फिफ्थ हाउस, है ना। देखने नवमांश को तो बहुत तरीके से देखा जाता है, 64 नवमांश भी देखा जाता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। आईसीयू का जवाब देना होता है कि आईसीयू से जातक निकलेगा नहीं निकलेगा, जब हम 64 नवमांश देखते हैं कैसे उसको प्रिडिक्ट करते हैं, चलो वो भी कोशिश करूंगी सिखाने का। तो अब हमें ये देखना है कि शादी, ठीक है, अगर डिवोर्स किसी का हो रहा है तो ये कंफर्म है कि उसका नवमांश का लगन, या नवमांश का जो सप्तम का स्वामी है वो, या D1 का सप्तम का स्वामी नवमांश में खराब हो रहा है। तीन नियम है। पहले वो उतने नियम तो है ही है, सप्तम सप्तम में शुक्र खराब हो रहा है, लेकिन उसके साथ में D9 का लगन, D9 के सप्तम का स्वामी या लगन का स्वामी, नेचुरल है वहां ग्रह बैठ जाए वैसे बैठ जाए, या सप्तमेश D1 का आकर नवमांश में खराब हो रहा। अगर आपको कहीं से ये दिखता है कि तो सही है पर डिवोर्स हो गया है, तो नवमांश गलत है। क्यों? क्योंकि नवमांश जो 320 की डिग्री होती है ना, नवमांश 320 की डिग्री पर कैलकुलेट होता है। जैसे मैं एक थोड़ा सा समझाना चाहूंगी, ऐसा कभी भी नहीं होता
कि डिवोर्स हो और नवमांश सही हो। बहुत एक्सेप्शनल केस देखिए सभी जगह होते हैं, ठीक है, उनका कोई वो नहीं है। लेकिन बहुत सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जैसे नवमांश का निर्माण कैसे होता है। ये 13:31 है, दिख रहा है सबको? 13:31, ठीक है। ये चेंज हुआ है जस्ट 13:30, 13:20 पे ये चेंज हुआ है। सबको पता है 13:20 पे चेंज हुआ है, ठीक है। यानी कि मतलब 10 डिग्री, 10 डिग्री अगर इसकी कम होती तो नवमांश का लगन 4 नंबर होता। मैं समझा रही हूँ, समझिएगा इसको। अगर मैं 10 डिग्री का मतलब है 2 सवा 2 मिनट का टाइम चेंज होता है इसका, ठीक है। अब इस कुंडली का टाइम है 8:30 उन्होंने मुझे दिया है, और वो मुझे भी पता है 30 है नहीं है, ठीक है। मैं इसको अगर 28 कर दूं, 27 कर दूं, नवमांश का लगन चेंज हुआ? दिख रहा है नवमांश का लगन 4 हो गया ना, 12:33 आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारी डिग्री होती है, ये वाली लगन की डिग्री, इससे ही सभी रीजनल चार्ट का निर्माण होता है। और सबसे इजी है ये और D2 और D3 को तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो नवमांश जो अपना लगन नक्षत्र का डिग्री होता है ना, 3:20 3:20 3:20, उससे हमारे नवमांश का एक्यूरेट निर्माण होता है। 3:20 पे पहला नवमांश, 6:40 पे तक दूसरा नवमांश, 10 तक तीसरा नवमांश, 13:20 तक चौथा नवमांश। ये दिख रहा है आपको चौथा नवमांश, कैंसर नवमांश, ठीक है। और उसके बाद 13:20 से 16:04 तक पांचवा नवमांश। अब ये इनका टाइम दिया गया है मेरे, ठीक है। सूर्य, अगर मैं इस कुंडली को बहुत सिंपल तरीके से देखूं या वो लगन लूं, कुछ भी लूं, पहले मैं D1 देखूंगी, मैं डिविजनल चार्ट पे बाद में जाऊंगी, क्योंकि डिविजनल चार्ट का डिग्री की वजह से वो ठीक नहीं होता। पहला तो मैं D1 देखूंगी, ठीक है। तो केतु 7th हाउस, 7th हाउस केतु का मतलब है दूरी दिखाना, ठीक है, रिश्तों में दूरी दिखाना या परिवार से दूरी दिखाना, ठीक है। लिब्रा का केतु, और जो केतु जो इसका स्वामी बनता है लिब्रा का मंगल, वो गया, उच्च का तो हुआ है पर 12वें भाव में गया वो, ठीक है। और वो किसके साथ गया? मेष लगन के लिए जो सबसे हमारा सबसे खराब ग्रह बनते हैं मरकरी, उसके साथ गया। जब हमें डिवोर्स नेगेटिव जब पढ़ना होता है तब ये चीजें यूज करते हैं हम। तो मेष लगन के लिए तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी बनता है बुध, जो जाकर गया वीनस के साथ में, जिस पर मंगल की चौथी दृष्टि भी है, 1 2 3 4, ठीक है। तो वीनस खराब हो गया, सप्तमेश खराब हो गया, वीनस और सप्तमेश। सप्तम भाव में आपके केतु बैठ गया, तिथि का स्वामी बनता है सैटर्न, जो स्कॉर्पियो राशि में चला गया, अष्टम भाव में चला गया और पाप कर्तरी में चला गया, मार्स और केतु के बीच में। चारों भाव खराब हो, चारों चीजें खराब, वीनस खराब, सप्तमेश खराब, सप्तम में केतु खराब, शनि खराब, चारों चीजें खराब, डिवोर्स तो दिखा रहा है वो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, फिर आना आपको D9 शादी के लिए, जब हमें सीधा सीधा किसी को नहीं बोल देना तेरा डिवोर्स है, ठीक है। अब अगर मैं इसका पहले जो लियो लगन बना था, जो इन्होंने मुझे टाइम दे रखा है, मैं उस पे जाती हूँ। तो लियो के लिए अगर मैं देखती हूँ तो सप्तम भाव का स्वामी बनता है सैटर्न, और कैंसर के लिए भी अगर मैं देखती हूँ तो सप्तम भाव का स्वामी बनता है सैटर्न, ठीक है। और सैटर्न स्कॉर्पियो में गया, मतलब शादी के, स्कॉर्पियो का मतलब क्या है? शादी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर, या शादी के बाद आपका कोई बदलाव जीवन के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं D1 के सप्तमेश को देखती हूँ, वो फिर केतु के साथ बैठा है, दिख रहा है आपको? तो दिख रहा है सबको? D1 का सप्तमेश कौन बना? शुक्र बना। शुक्र कहाँ गया है? केतु राहु के साथ गया। तो अगर मेरा ये समझाना था कि अगर नवमांश ठीक नहीं है तो D1 के सप्तमेश की स्थिति भी हम सीधी वहां देख सकते हैं। अगर नवमांश टाइमिंग सही नहीं है तो D1 का सप्तमेश, और सब जगह ये लिखा हुआ है कि जब वीनस द्विस्वभाव राशि के अंदर हो, द्विस्वभाव राशि बनती है 3 6 9 12, तो आपको 2 विवाह देता है। लेकिन हर किसी पे अप्लाई नहीं होता जब तक वो पीड़ा में ना हो। यहाँ केतु के साथ में पीड़ा में है तो 2 विवाह देता है। वीनस द्विस्वभाव राशि 3 6 9 12 में हो
लेकिन पीड़ा में हो तो आपके जीवन में 2 विवाह दिखाता है, इनका दूसरा विवाह हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें पता लगा कि कितना अफ्लिक्शन होना चाहिए वीनस को, सप्तमेश को, D9 को। अगर आपके पास D9 का वो नहीं बनता है, क्या बोलते हैं, टाइमिंग अगर आपको नहीं है, मैं तो कर देती हूँ, सीधी सी बात है, मैं तो लगन में राहु ले आऊंगी, ये लगन टाइमिंग मतलब 2-4 मिनट का अगर डिफरेंस आपको दिख रहा है और आपको लग रहा है लगन में राहु आ सकता है, 7th में केतु आ सकता है, तो डिफरेंस है अगर डिवोर्स हो रखा है तो। समझे आप? अगर डिवोर्स हो रखा है तो अगर 1-2 मिनट के डिफरेंस में लगन में राहु केतु आ रहे हैं या सप्तमेश का, तो वो है, वो सही है, वो गलत नहीं है। ये एक्यूरेसी कर, अगर डिवोर्स हो रखा है, अगर आपका करियर ठीक नहीं है, अगर आपका करियर ठीक नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका दशम भाव के लगन में केतु ना बैठा हो, दशम भाव के लगन में शनि ना बैठा हो, दशम भाव के लगन में राहु, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही सेम नवमांश में भी लागू होता है, लेकिन टाइमिंग की वजह से हम डिविजनल चार्ट को इतना एक्यूरेसी से, लेकिन अगर डिवोर्स हो रखा है तो कंफर्म है, कंफर्म। ठीक है, अब टाइमिंग पे आ जाते हैं कि डिवोर्स कब होगा। क्वेश्चन होता है ना, मेरा कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स का कब होगा। तो सबसे पहले भृगु चक्र पद्धति। ठीक है, ये चार्ट है आपका मार्च 86, मार्च 86 से नवंबर 2023 तक, प्लीज काउंट करें बीसीपी। मार्च 86 से नवंबर 2023 तक बीसीपी काउंट करें प्लीज। लगन। दोबारा काउंट करें प्लीज, मेरे को भी करना पड़ेगा, मैंने पहले किया था एक टिकट। 698, दोबारा काउंट करें। मार्च 1986 से नवंबर 2023 तक काउंट करना है। नवंबर 2023 तक जो हाउस एक्टिवेट था वो, सॉरी, मार्च 2023 तक जो हाउस एक्टिवेट था वो खत्म हो चुका है। तो मार्च 2023 में क्या स्टार्ट हुआ? सेकंड सेकंड हाउस स्टार्ट हाउस। हुआ, सेकंड हाउस स्टार्ट हुआ है ना। ये अपन यहाँ थोड़ी सी गलती कर जाते हैं कि अपन वो नहीं देखते कि बर्थडे जा चुका है या बर्थडे आने वाला है। ठीक है, तो मार्च 1986 से 98, 12 साल लगन एक्टिवेट होता है 98 में। फिर 2010 में लगन एक्टिवेट होता है। फिर 2022, फिर 2022 में लगन एक्टिवेट होता है, मार्च 2022 में। और मार्च 2023 में आपका सेकंड हाउस एक्टिवेशन में आता है। ठीक है, तो इस चार्ट पे चलते हैं अपन डिवोर्स निकालने के लिए। यही था ना, यही। तो यहाँ पर देखिए कि सेकंड हाउस एक्टिवेशन के अंदर आता है, और सेकंड हाउस का स्वामी कहाँ गए, सेम आपके वही हाउस बनेंगे, छठा, आठवां, 12वां। क्यों? छठा है हमारी शादी का लॉस। ठीक है, छठा भाव क्या है? शादी का व्यय। या या तो छठा एक्टिवेट होगा बीसीपी के अंदर, आठवां पीड़ा है, और 12वां आपका व्यय है। आपका खुद का भी तो हानि हो रही है ना आपको, इन्हीं में से कुछ एक्टिवेशन होगा, कंफर्म है। तो आपका सेकंड हाउस एक्टिवेशन हो रहा है, सेकंड हाउस का स्वामी जाकर बैठता है 12वें भाव में, हानि के भाव में। तो इस साल दिखा रहा है कि आपको कुछ हानि होगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दशा पे, फिर जाएंगे गोचर पे। दशा में हम जाते हैं, तो दशा में जुपिटर महादशा, जुपिटर महादशा, तो इसमें तो शादी भी हुआ है ना, तो महादशा के बाद हम सीधा प्रत्यंतर देखते हैं, शादी भी इसी में हुआ है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर राहु, राहु प्रत्यंतर। ठीक है, और नवंबर 2023 में मरकरी, जो छठे भाव का स्वामी बनता है। छठे भाव का स्वामी क्या दिखाता है? लॉस दिखाता है। तो राहु अंतरदशा और मरकरी प्रत्यंतर दशा, जो छठे भाव को लॉस दिखाती है आपकी शादी का। छठे की, 12वें की, 8वीं की दशा मिलेगी आपको, और साथ में पाप ग्रहों की दशा कंफर्म मिलेगी आपको। और जुपिटर भी 12वें घर का स्वामी ही बनता है अगर महादशा हम देखते हैं तो। पर मेरा ये मानना है कि 16 साल की महादशा के अंदर अगर हम बीच का पीरियड देख ले, मच बेटर है। ठीक है, तो दशाओं में भी आपके वही हाउस एक्टिवेट होंगे,
छठा भाव शादी का लॉस करवाता है, 8वां भाव पीड़ा देता है आपको, और 12वां भाव आपका हानि करवाता है। तो उस साल आपकी हानि लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है, यही हाउस एक्टिवेशन में जाते हैं। अब आ जाता है गोचर। गोचर हम कैसे देखें? तो नवंबर 2000, सिंपल। कौन सा, अब मुझे एक बात बताओ, इतने नियम बता दिए, अब आप ही मेरे को बता दो कि जब मैंने ये बोला कि लगन लगने से संबंध बनना चाहिए, ऑपरेशन होता है तो, शादी होती है तो सप्तम से संबंध बनना चाहिए गोचर के शनि जुपिटर का, बच्चा होता है तो पंचम और नवम से संबंध बनना चाहिए शनि जुपिटर का, तो डिवोर्स होगा तो किसका संबंध किससे बनेगा? सोच के देखिए दो। मैं तो बता ही दूंगी, मैं तो आई बताने के लिए हूँ। लेकिन जब शादी बच्चा हो रहा है तो हम कह रहे हैं शनि मंगल शनि और जुपिटर का संबंध बनना चाहिए पंचम और नवम से। शादी हो रहा है तो हम कह रहे हैं सप्तम भाव से एनी हाउ संबंध बनना चाहिए शनि और मंगल का। ठीक है, जॉब लग रहा है तो हम कह रहे हैं दूसरे छठे 10वें से संबंध बनना चाहिए शनि जुपिटर का, ये आपस में संबंध बनना चाहिए। ठीक है, ये सारे हमने, प्रॉपर्टी है तो चौथे से संबंध बनना चाहिए। ठीक है, अब डिवोर्स हो रहा है, शादी का लॉस हो रहा है, तो छठा भाव तो सबको समझ आ रहा है, आ रहा है कि छठे भाव एक्टिव होना चाहिए गोचर में, लेकिन किस ग्रह से गोचर में एक्टिव होना चाहिए मुझे ये बताओ। मैम 8वां भाव भी होना चाहिए ना, शादी की हाँ वो भी होगा। सस्टेनेबिलिटी। हाँ, 6 8 12 है ही है, 6 8 12 है ही हाँ है। 6 8 12 दशा में भी, डीसीपी में भी, एनी हाउ। सागर जी वेरी गुड। केतु, मैम केतु। राहु केतु के अलावा डिवोर्स कोई नहीं दे सकता, ना मंगल ना शनि। ठीक है, चलिए अब गोचर पे आते हैं इनके। मैं आपको यहाँ बैठी बैठी 25 चार्ट दिखा दूं कि डिवोर्स के सब में ये नियम लागू हो, 25 के ज्यादा ही दिखा दूं मैं इतने 2 दिन में इस पे इतना काम कर चुकी हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। नवंबर 2023 में डिवोर्स हुआ, सितंबर अक्टूबर 2023 के अंदर केतु 6 नंबर में गोचर करे थे और राहु 12 नंबर गोचर में स्टार्ट करे थे। तो केतु कहाँ पर आ रहे हैं इनके? छठे भाव में। केतु का गोचर हुआ था सितंबर अक्टूबर 2023 में कन्या में, और राहु गए थे 12 नंबर पाइसिस में। इन मेष लगन की कुंडली के अंदर केतु कहाँ पर आए? छठे भाव में आए, तो इस 18 महीने में डिवोर्स होना ही था। ठीक है, तो डिवोर्स हो गया इनका नवंबर 2023। सेम चार्ट, एक और चार्ट शेयर करती हूँ, समझिएगा उसको वापिस। केतु डिटैचमेंट का कारक है, छठा भाव आपका लॉस दिखाता है, तो राहु केतु का संबंध छठे भाव से या छठे के स्वामी से या A6 के पदा से बनना चाहिए डिवोर्स होने के लिए। ऐसा तो नहीं है जिनके डिवोर्स हो रहे हैं उन सबका छठे में ही आ रहा होगा। छठे का स्वामी जहां जा रहा होगा वहां से भी तो केतु का ट्राइन संबंध, दृष्टि संबंध, कोई संबंध बन सकता है, या आपका जहां पर A6 का पदा है वहां केतु आकर बैठ सकता है। 3 पे आएगा छठा, छठे का स्वामी और A6 का पदा। जैसे शादी के लिए सप्तम सप्तमेश्वर A7 का पदा देख रहे थे ना अपन, बच्चे के लिए A5 का पदा, तो यहाँ पर A6 का पदा स्ट्रोंगली। वैसे सेकेंडरी जो ममता जी ने बोला अष्टम और द्वादश भी है, पर प्राइमरी सप्तम है, जो शादी का लॉस कर, प्राइमरी वो है, वो भी है, वो भी मैंने कई चार्ट में अप्लाई होता देखा है। दूसरा चार्ट हम यहाँ पर शेयर करते हैं आज डिवोर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजन आजकल क्वेश्चन ही हमारे पास ये आते हैं, मैडम डिवोर्स कब होगा, मैडम ऑपरेशन कब होगा, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अगर मैं रिप्लाई कर रही हूँ तो आप भी रिप्लाई करिएगा इसका। ये दूसरा चार्ट है जो ममता जी ने हमें दिया था क्लास के अंदर, तो ये दूसरा चार्ट को प्लीज आप काउंट करिए, अप्रैल 1986 से लेकर मार्च 2023 तक काउंट करिए प्लीज। लगन एक्टिवेट है क्या? यस मैम, लगन एक्टिवेट है ना इसमें तो लगन 37%। एक्टिवेट है। लगन में क्या बैठा है? छठे का स्वामी बैठा है या लगन का स्वामी बैठा है? मैम दोनों ही बोलेंगे ना, लगन और छठे का ये स्वामी भी देख क्या रहे हैं ममता जी, देख क्या रहे हैं? डिवोर्स। हाँ मैम डिवोर्स तो है हमारी, क्योंकि हमारी नजर किस पे जाएगी? डिवोर्स के लिए छठे के स्वामी को ढूंढ रही होंगी ना। हम्म
तो छठे का स्वामी एक्टिवेट में आ गया बीसीपी में। ठीक है, अब दशा पे चलते हैं। मार्च 2023 का है डिवोर्स। मैंने नहीं देखी शायद इसकी दशा, तो चलिए देखते हैं। राहु महादशा। अब राहु में शादी तो होने से रही क्योंकि राहु जस्ट स्टार्ट ही हुई है फरवरी। राहु अंतरदशा और मार्च सैटर्न। अब मैं कौन से पाप ग्रह लूं और कौन से नहीं लूं? ठीक है, सैटर्न इनके बैठे हैं 7th हाउस में और राहु बैठे हैं 12th हाउस में। हम्म ठीक है, 12th हाउस लॉस करवा रहा है, शादी का लॉस हो रहा है, और सैटर्न बैठे हैं इनके 7th हाउस में। और अगर आपको इसको करना है, मार्च की मुझे डेट तो नहीं पता, तो आप मैम मार्च 25 के आसपास हुआ था। अच्छा मार्च 25 के आसपास। तो हम्म 25 मार्च यही सैटर्न ही आ रहे हैं यहाँ पर, सप्तम में बैठे हैं ना, स्कॉर्पियो। हम्म ठीक है, गोचर। अब ये पहली वाली कुंडली थी नवंबर 2023 की। तो मार्च अप्रैल 2000 सॉरी सितंबर अक्टूबर 2023 में राहु और केतु का गोचर था लिब्रा से वर्गो के अंदर, उल्टे चलते हैं ये। तो मार्च हम्म 2023 में तो लिब्रा में ही था, तो लिब्रा में था। केतु तो छठे घर में ही थे। हम्म ठीक है, अब ये दो कुंडलियां तो इस पे हो गई। ठीक है, दोनों के छठे में आ गए, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार यहाँ पर भी बैठे थे, केतु यहाँ था, राहु यहाँ था, तो छठे से संबंध बना रहे थे, शस्त्र मतलब एनी हाउ रिलेशन बन सकता है, बट बाई चांस दोनों कुंडलियां एक ही चीज की आ गई। मैं दिखा देती हूँ और भी चार्ट, लेकिन बाई चांस दोनों कुंडलियां एक की आ गई। और मैम एक बात पूछनी थी इसमें। मैम जिसमें D9 के अंदर शनि केतु का भी संबंध बन रहा है हाँ आपस में, हाँ, मैं तो अभी मैम वही। वो भी एक शादी को का हाँ, डिवोर्स का कारण हो जाता है ना। डिवोर्स का। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि नवमांश ठीक है या नहीं। ठीक है, या नवमांश का जो बनता है, तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं यहाँ पर। आ, वैसा ये क्या बोलते हैं, सप्तम। सप्तम में सैटर्न बैठे हैं। ठीक है, हम्म सॉरी, सप्तम पापकर्त्री में है, मार्सन केतु। हाँ सप्तम भी खराब हुआ। सप्तमेश मंगल आके अष्टम भाव में बैठे। हम्म ठीक है, दिक्कत है, राहु से दृष्ट है। कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है उसको, बस एक मून बैठे पर कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है उसको बचाने के लिए। तो सप्तम हम्म सप्तमेश खराब हुए। एक वीनस ठीक है, लगन के अंदर बैठे षष्ठेश होकर, उन पर किसी की दृष्टि नहीं है। ठीक है वीनस यहाँ पर, और वीनस से कृष्णा षष्ठी के स्वामी बनते हैं। ठीक है, हम्म वीनस ठीक है, वीनस पे किसी की दृष्टि, एक सैटर्न की दृष्टि है। ठीक है, जो इसके स्वामी बनते हैं। उसके बाद हम जाते हैं D9 के अंदर। D9 के अंदर अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन सैटर्न केतु जरूर दिखा रहा है। जो सप्तम भाव में बैठा वो केतु के साथ जाकर, सप्तमेश या सप्तम भाव का स्वामी जाकर केतु के साथ बैठा है। एक ये हम्म जरूर इसमें दिक्कत दिखा रहा है। ठीक है, और इसका स्वामी बनता है मंगल, जो लिब्रा के अंदर बैठा है और अष्टम भाव में बैठा। अगर अगर ये नवमांश ठीक है तो, क्योंकि जनरली मेरे को नहीं लगता है कि नवमांश इतना एक्यूरेट हो सकता है अगर टाइम सही नहीं है। ठीक है, तो ये ओके। सिंपल इसमें दिख रहा है कि अफ्लिक्शन काफी आ रहा है, सप्तम भाव में बैठा ग्रह या सप्तमेश का अफ्लिक्शन केतु के साथ आ रहा है नवमांश में। अब इनका जॉब गया, कब गया इनका जॉब? मैम अभी गया है दिसंबर दिसंबर। दिसंबर में दिसंबर इनका 12 तारीख को। 12 दिसंबर। ठीक है, हाँ हम वो भी देख लेते हैं। 12 दिसंबर 2024, 2000 मार्च इनका एक्टिवेशन था। इनका बीसीपी एक्टिवेशन देखना प्लीज। मैम 86 98, तो 2022 में लगन एक्टिवेट है। 2023 में थर्ड हाउस एक्टिवेशन के अंदर है। थर्ड हाउस का स्वामी गया अष्टम भाव के अंदर मंगल के हम्म साथ। हम्म ठीक है, तो वो कब से एक्टिव, अप्रैल से एक्टिवेट है ना। हाँ, तो हाँ अप्रैल से तो अष्टम आपका ब्रेक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता ही है, तो बीसीपी इसको आपको कंफर्मेशन दे रही है। उसके बाद हम चलते हैं दशा पर। दशा में राहु महादशा और ये राहु अंतर्दशा हाँ। राहु अंतरदशा और मार्स 12 दिसंबर बता रहे हैं। हाँ 12 दिसंबर। देन अगेन मून जो अष्टम में बैठा है। मैंने हमेशा बोला ब्रेक का कारक अगर किसी के लगेगा तो अष्टम एक्टिवेट या शनि केतु का एक्टिवेशन दिखेगा आपको बहुत स्ट्रोंगली। ठीक है, और हम्म ये जॉब भी इनकी क्या जनवरी 2022 के बाद लगी थी, जिस जॉब की आप बात कर रहे हो? 2 1 साल मैम पहले लगी थी। मैम ये 2 1 साल तो नहीं हो गया मैम, ज्यादा टाइम हो गया।
नहीं, जिस जॉब के अंदर है उस जॉब के अंदर चेंज की हो, उस जॉब के हाँ प्रमोशन। चेंज किया होगा मैम, उसी टाइम पे किया होगा उन्होंने। हाँ क्यों क्यों पूछा मैंने ये? कुंडली में जुपिटर यहीं बैठे हैं और सैटर्न यहाँ आए थे जनवरी 2022 के अंदर। सैटर्न हम्म। के जुपिटर के ऊपर सैटर्न आता मैम है सैटर्न तो यहाँ पे 2023 में ही आए थे, जनवरी 2022। एक्वेरियस में। जनवरी 2022, 25 में चेंज हो रहे हैं, 3 साल 2.5-3 साल तो लेंगे एक्वेरियस में। अच्छा मैम। अगर अगर आप जनवरी 2023 लेते तो 2 ही साल हुए ना। हाँ 2 ही साल हुए, 2.5 साल रहते हैं, हाँ 2 2.5 साल। वो वक्री होके वापस मकर में गए थे, इसलिए हाँ, आप वापस शायद थोड़ा हाँ हो जाते कंफ्यूज हो हैं। रहे हैं। वो हाँ। मकरों के बाद 3 साल हो जाते हैं, हमेशा उनको 3 साल हो जाते हैं। तो जुपिटर जनवरी 2022 के अंदर यहाँ पर आए, सॉरी सैटर्न जनवरी 2022 के अंदर यहाँ पर आए थे। तो जब भी सैटर्न के ऊपर जुपिटर, जुपिटर के ऊपर सैटर्न, या सैटर्न का गोचर दशम भाव से बनता है तो चेंज करियर में विद प्रमोशन विद ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, वो दिखाया जब लगन भी एक्टिवेट था उस वक्त, है ना, वो दिखाता है। लेकिन जब थर्ड हाउस एक्टिवेट हुआ, उसका स्वामी अष्टम में आए, तो वो ब्रेक भी आपको अपने करियर में दर्शाता है। ठीक है, तो उसने उस टाइम आया गोचर ने तो वो दिया। लेकिन जब थर्ड हाउस का स्वामी अष्टम में, अष्टम जब भी एक्टिवेट होता है ना, अष्टम जब भी एक्टिवेट होता है तो ब्रेक इन करियर या चेंज इन करियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता ही दिखाता है, दिखाता ही दिखाता है, ये तो कंफर्म है। मैम एक बात और पूछनी थी कि जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड अगर सप्तम भाव में हो तो फ्रॉड के भी चांसेस रहते हैं क्या? देखो फ्रॉड के चांस, देखो शादी में ही, शादी के अंदर ही अगर शादी में सब। देखो, हाँ हाँ, सैटर्न रेड देखो, मैं देखो ये वाले नियम बताती तो नहीं हूँ। चलो, सैटर्न और राहु अगर सप्तम में हो तो हाँ, फ्रॉड के या धोखाधड़ी से शादी या इन सब के दिक्कत दिखाते हैं। स्पेशली स्कॉर्पियो के या ऐसी राशियों के हो तो स्ट्रोंगली दिखाते हैं। ओके और मैम, इनकी यही शादी कंफर्म। ये इनकी शादी जब हुआ, चलो मैं बता देती हूँ अब आपको। जब इनका शादी हुआ 2 इवेंट हुए होंगे, एक तो इनके घर में ये धोखाधड़ी, एक चोरी, एक इनके घर में किसी की डेथ या किसी को बड़ी बीमारी, मतलब सैटर्न है ना, तो बड़ी बीमारी, किसी को अचानक आना या बड़ा घाटा। ठीक है, मैम ये ये सब तो नहीं हुआ कुछ भी? सैटर्न स्कॉर्पियो का अगर ये कुछ भी इनकी शादी के मतलब, हम 1 साल के अंदर ये इवेंट लेते हैं, आप ये सोचो दूसरे दिन ही हो रहा हो। नहीं नहीं मैम, कुछ भी नहीं हुआ। ये मैम मेरे घर का ही चार्ट है इसलिए बोल रही हूँ, मेरे मम्मी के घर का ये चार्ट है। ना, तो सैटर्न स्कॉर्पियो का ये इवेंट तो अब नहीं हुआ होगा, मैम ये फ्रॉड हुआ है शादी में, बहुत जबरदस्त वाला फ्रॉड हुआ है, क्योंकि लड़की ऑलरेडी शादीशुदा थी, 2 बार फ्रॉड, मैरिड थी। फ्रॉड हुआ है तो लॉस भी तो हुआ है ना, बड़ा लॉस। हाँ मैम, वो लड़की को पैसा दिया है बहुत अच्छा, वो, हाँ वो सब हुआ है। हाँ, तो सैटर्न यहाँ पर जब भी सैटर्न आपको दिखेगा तो घर में किसी को बड़ी बीमारी या बड़ा लॉस, शादी के बाद बड़ा लॉस दिखाता ही दिखाता है। और यहाँ पे केतु हो, मान लो किसी का केतु हो, हम्म। शादी के जस्ट बाद किसी के घर में डेथ है 2 महीने 1 महीने के अंदर, अकेला केतु हो तभी भी? ओह। घर में क्लोज मेंबर की डेथ है, अकेला भी हो, चाहे स्कॉर्पियो का हो चाहे लिब्रा का हो। जनरली मैंने स्कॉर्पियो में ज्यादा ये इवेंट देखे हैं। और लेकिन हाँ, मैंने केतु सप्तम में ये इवेंट, सैटर्न इतनी मृत्यु नहीं देता, सैटर्न दिक्कत देता है, पीड़ा देता है, लॉस दे देता है, घाटा दे देता है, बीमारी दे देता है ना। केतु डेथ दिखाता है। कोई ऐसा भी होता है, कोई बीमार ऑलरेडी चल रहा हो, आपकी शादी के 1 महीने बाद 2 महीने बाद किसी का डेथ हो गया हो, ऐसा भी होता है। मेरे पास जो भी चार्ट है उनमें केतु 7th हाउस, शादी के 1 महीने के अंदर डेथ, या तो मदर की या फादर की, तब। लेकिन हर बार ये नहीं होता है, बहुत सारी चीजें और होती हैं। लेकिन केतु क्यों? मोक्ष का कारक है, सैटर्न पीड़ा का कारक है। ठीक है, तो डेथ केतु दिखाता है, और सैटर्न ये जो लॉस और घाटा और बीमारी ये दिखाता है। डिफेम, बेइज्जती, सैटर्न ये सारी चीजें वो दिखाता है, बेवजह की दिक्कतें, यहाँ वक्री है तो ये थैंक यू मैम। हाँ, ये सारी चीजें दिखाता है। ठीक है, लगा चलो, D9 के जो लगन में ग्रह है ना, D9 के लगन में जो ग्रह है ना, अगर D9 सही है किसी का, तो जो लगन में ग्रह बैठा है वैसे दिखते हैं आपकी शादी में। अगर D9 सही है, अगर D9 सही है और D9 के लगन में जो ग्रह बैठा है
वैसी दिक्कतें आपकी शादी में आएंगी। अफ्लिक्शन में ज्यादा है तो ज्यादा दिक्कतें आएंगी, अफ्लिक्शन में कम है तो कम दिक्कतें आएंगी। केतु मैं अगर है D9 में, लग्न में, धनु में, शादी का सुख ही नहीं है, आप बहुत दिक्कत दिखाते हैं, बहुत ज्यादा डिवोर्स दिक्कत। मैम जैसे मकर का लग्न राइज हो रहा हो वो D9 में, और शनि करियर वहां पे ही आपका बैठे हुए हो, तो फिर तो तो वो हार्ड कर्म वर्किंग हो। हार्ड वर्किंग वाइफ मिलेगी, लेकिन आपका वर्क ही आपकी शादी के बीच में आएगा, आपका काम ही आपके करियर ही शादी के बीच में आएगा। D9 के अच्छा, लगन में जो ग्रह है वो आपकी शादी की दिक्कत है। अब अच्छा ग्रह है तो अच्छी दिक्कत के साथ लड़ रहे हो, और बुरा ग्रह है तो बुरी दिक्कत के साथ लड़ रहे हो, लड़ तो रहे हो। राहु है तो बस वो आपका आपका दिमाग ही खराब घुमा के रखेगा वो। भ्रम, बेवजह के भ्रम। तब ये तो नियम है, D9 के लगन में जैसा ग्रह है वैसा आपका शादी, और D10 के जैसा ग्रह है वैसा आपका करियर। तो अपन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने पे? मून है तो रोध होके इमोशनल लेवल पे आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, सैटर्न है तो कर्म आपके बीच में आ रहा है, मरकरी है तो कम्युनिकेशन गैप है आपके बीच में, फ्रिक्शन के अंदर आ रहा है, शुक्र है तो आप धन की वजह से आप एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, पैसों की वजह से आप एक दूसरे की वजह से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आपको लगन दिखाता है। मैम शादी के बाद मतलब ये दिक्कतें होंगी? फल है ना, नवमांश फल है आपका। तो शादी के बाद जो आपके बीच में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दिक्कतें हैं वो D9 का लगन दिखा देता है 1 मिनट में, बड़े आराम से। शादी के बाद आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मतलब अगर मकर है सैटर्न मकर है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको बहुत, अपने शादी को ढंग मतलब, और करियर, शनि है वहां पर तो करियर आपके बीच में आ रहा है, मतलब आप करियर को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं एज कंपेयर इमोशनल लेवल, बंजर राशि। ठीक है, तो वो चीजें आ जाती हैं। यहाँ वीनस है, मुझे नहीं पता ये चार्ट सही है वो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन वीनस है तो धन से संबंधित दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, केतु है तो वीनस लग्जरी, एक को शो ऑफ बहुत पसंद है, एक को ब्रांड बहुत पसंद है, एक को नहीं पसंद है, एक को डाउन टू अर्थ रहना पसंद है, ये वीनस है। ठीक है, और मतलब जैसे ग्रह है नेचर तो ग्रह, सूर्य है तो ईगो की वजह से लड़ाई है। ठीक है, ईगो ही नहीं खत्म हो रहे, किसके? जिसके नवमांश में सूर्य है उसमें ईगो ज्यादा, या सामने वाले में ईगो ज्यादा, लेकिन लड़ाई का जो मेन फेज बनता है वो ईगो बनता है। मैम अगर वर्गोत्तम हो जाए तो कुंडली? अभी इसी कुंडली में सैटर्न वर्गोत्तम है, डिवोर्स हो गया, हाँ। बस जवाब मिल गया। पिछली कुंडली में भी सैटर्न वर्गोत्तम था, डिवोर्स हो गया। ठीक है, वर्गोत्तम देखिए, जैसे आज आपको मारक ऐड किए बीमारी निकालने के लिए, दूसरे बाधक ऐड किए, सब ऐड किया मैंने अगर आज, तो जब हमें पीड़ा देखनी होती तब ऐसी चीजें अपन जोड़ते हैं। जब हमें सुख देखना, अब मुझे ये देखना है कि करियर कैसा रहेगा इस जातक का, अभी तो चलो ब्रेक लग गया, सैटर्न नवमान से सब कुछ देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर मुझे करियर देखना है तो 10वें भाव का स्वामी बनता है सैटर्न, जो केतु के साथ गया लेकिन वर्गोत्तम है, तो स्टार्टिंग में तो करियर बढ़िया देता है, लेकिन केतु की वजह से केतु की दशाओं में ब्रेक देगा, क्योंकि वर्गोत्तम है वो। हमें किस फेज में देखना है ये चीज है ना। तो आप देख लीजिए ममता जी, शुरू में तो इसको करियर बढ़िया दिया होगा, लेकिन केतु की दशाओं में ब्रेक है। हाँ मैम शुरू में तो अच्छा था करियर इसका। वर्गोत्तम है ना इसकी सैटर्न। शादी भी बहुत लेट हुई है इसकी मैम, और उसकी अभी शादी के बाद उसकी शादी में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, और फिर अभी वो मतलब डिवोर्स होने के बाद में करियर भी चला गया अभी। हाँ तो ये ये स्कॉर्पियो राशि अष्टम भाव में लेकर, सॉरी सप्तम भाव में लेकर बैठे हो, शादी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हाँ नहीं मैम वो होती। तो ये एक्चुअली में ये वृषभ राशि है ना, उनके थोड़ा दिक्कत ही रहती है, हाँ, अच्छे उनके ग्रहों हमेशा ही प्रॉब्लम। हाँ उनकी ये दिक्कत थोड़ी रहती है। हाँ किरण जी पूछिए। मैम जैसे आपने बताया 7th हाउस में केतु होता है, तो मैम वो रेट्रोग्रेड होना चाहिए? केतु हमेशा रेट्रो होता है। हाँ सॉरी 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 सॉरी, और सैटर्न? सैटर्न डिपेंड्स ऑन रेट्रो, जरूरी नहीं है, नॉर्मल सैटर्न भी, हाँ यहाँ पे रेट्रो है तो थोड़ा दिक्कत ज्यादा दिखाता है, पीड़ा ज्यादा दर्शाता है एज कंपेयर नॉर्मल। नॉर्मल में उच्च का हो तो क्यों दिखाएगा भाई,
वैसे वैसे चेंज हो जाएगा ना उसका फेस। अब यहाँ पे एक तो पहले स्कॉर्पियो का, ठीक है, फिर उसके बाद रेट्रो, पीड़ा एक हुई, पहले वो स्कॉर्पियो में आ गया, फिर पीड़ा हुई वो रेट्रो हो गया, फिर पीड़ा हुई वो पापकर्त्री में हो गया, केतु एंड। तो फिर वो पीड़ा बढ़ती गई ना। यही अगर पीड़ा खाली सप्तम में है और खाली उच्च का है, बढ़िया, क्या दिक्कत है? कोई धोखाधड़ी कुछ नहीं है। स्कॉर्पियो Yes. क्या, स्कॉर्पियो क्या है? राशि का एनर्जी समझो किरण जी। स्कॉर्पियो क्या है? छुपी चीजें, एक्चुअल चीजें बाहर नहीं आने देती। तो एक्चुअल चीज बाहर नहीं आने दी, ठीक है। तो Yes. ये दिखाता है। थैंक यू। मैम इसमें अगर सेकंड शादी देखा जाए तो सेकंड शादी के लिए हम 9th हाउस काउंट करेंगे ना नाइन्थ फिर? हाउस देखेंगे, नाइन्थ हाउस का एक्टिवेशन देखेंगे। अभी जो शादी मैंने पिछली कुंडली दिखाई, लो मैं दिखा देती हूँ। सेकंड शादी के लिए अगर आपको एक्टिवेशन जब देखना होता है, इनमें दूसरा शादी हो चुका है, मुझे डेट देखने दीजिए कब की है दूसरी शादी। एक से जुलाई 2024 सेकंड शादी इनका हो गया है, ठीक है। जुलाई 2024 के अंदर हम जब एक्टिवेशन देखते हैं, क्या एक्टिवेट था इनका, इनका 86, 98, 2022 में लगन एक्टिवेट है। मार्च 2023 थर्ड हाउस एक्टिवेशन है। थर्ड हाउस का स्वामी कहाँ जाके बैठा है? 12th हाउस में। उसके साथ में जुपिटर का कई कनेक्शन, मार्स देख रहा है उसको 9th हाउस से, ठीक है। 9th हाउस विद लगन एक्टिवेट होना चाहिए। अगर दूसरी, सॉरी 7th हाउस, 7th हाउस भी एक्टिव, शादी हो तो शादी रहा है ना, पर 9th हाउस को हम इनपुट साथ में लेते हैं। तो 9th हाउस का स्वामी यहाँ बैठे, पर 9th हाउस से मंगल जरूर देख रहा है, सप्तम और जो हाउस एक्टिवेट है उसको, जो 9th हाउस से देख रहा है, ठीक है। दशा हम देखते हैं। शादी कब की बताई मैंने डेट? जुलाई 2024 ना। हाँ जुलाई 2024, हाँ जुलाई 2024 में इनका एक्टिवेशन चल रहा है। जुलाई में ये नहीं है। जुपिटर में राहु और राहु में सन नहीं, जुलाई नहीं, वीनस। वीनस एक्टिवेट होता है इनका जुलाई 2024 में। और वीनस भी, वीनस को भी 9th हाउस का स्वामी देख रहा है, लेकिन वीनस बैठा किस नक्षत्र में है? रेवती, बुध के नक्षत्र में बुध बैठा है पूर्वा भाद्रपदा, जुपिटर के नक्षत्र। ये यहाँ पर एक्टिवेशन है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, मरकरी बैठा है पूर्वा भाद्रपदा में। पूर्वा भाद्रपदा जुपिटर का नक्षत्र बनता है, जो 9th हाउस का स्वामी बनता है। तो ये एक्टिवेशन यहाँ से चल रहा है नक्षत्र लेवल, ठीक है। नक्षत्र में भी, दशाओं में हम नक्षत्र को भी देखते हैं। मैंने नहीं करवाया क्योंकि हम पहले ग्रह पढ़ ले तभी बहुत है, ठीक है। तो मरकरी जो थर्ड बीसीपी में एक्टिवेशन हो रहा था, वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर है, जो नक्षत्र बनता है जुपिटर का, जो 9th हाउस का स्वामी है। और दशा में भी वही पीरियड चल रहे हैं, ठीक है। तो 9th हाउस और 7th हाउस का एक्टिवेशन दोनों का होना चाहिए सेकंड शादी के लिए। एक कुंडली और है मेरे पास, एक कुंडली, एक सेकंड, एक सेकंड, हेलो। ठीक है, तो 9th हाउस एक्टिवेशन में होना चाहिए। एक कुंडली है, उसमें डिवोर्स हुआ जब अष्टम एक्टिवेट था, और जब दूसरा शादी हुआ तो 9th एक्टिवेट हो गया था। तो डिवोर्स अष्टम चाहिए अपने को, ठीक है। तो उसमें बर्थडे आया और उसके बाद 9th एक्टिवेट हुआ था, तो दूसरी शादी हो गई थी। दूसरे के साथ में सप्तम भी एक्टिवेट। देखो, मेरे को ये नियम पता था कि 9th हाउस एक्टिवेशन चाहिए, इसलिए मुझे ये भी पता कि 7th। तो अपन ने जब देखा, मुझे ये कुंडली नहीं पता थी कि आप लोग मेरे से पूछो ये मैंने कुछ, लेकिन जब मैंने देखा कि किसी ना किसी तरह से सप्तम और 9th का एक्टिवेशन, सप्तम का वीनस बनता है, उसका नवो बनता है, और वो उसके, तो वो एक्टिवेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पीछे, डिवोर्स भी तो वही दे रहा था, डिवोर्स भी तो वही दे रहा था ना। हम किस कंटेस्ट में, क्वेश्चन क्या आया और हम कैसे देख रहे हैं, सब कुछ इस पे डिपेंड है, सब कुछ इस पे डिपेंड है। डिवोर्स देखना है तो हमें ये स्ट्रांगली होगा कि छठे का स्वामी कहाँ जा रहा है, 12वें। और जब शादी देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि कहीं से 9th और 7th एक्टिवेट हो रहे हैं क्या। सेम चीज था, सेकंड का स्वामी जाके 12वें में बैठा, छठे का स्वामी जाके 12वें में बैठा, मंगल का दृष्टि था, डिवोर्स भी तो वही दे रहा था ना। लेकिन जब हमें शादी देखना है
तो 9th हाउस एक्टिवेशन चाहिए, 7th हाउस एक्टिवेशन चाहिए। 9th हाउस से मंगल देख रहा है तो एक्टिवेशन है। 9th हाउस का स्वामी जुपिटर की राशि के अंदर, दोनों वैसे भी वहां पर जुपिटर की राशि के अंदर ही बैठे थे। 12वीं साइन जुपिटर की है जो 9th हाउस की भी राशि है ना। तो हम किस कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, वहां पर नियम उस हिसाब से बदल जाते हैं कि हमें देखना क्या है। हर बार ये नहीं होता बाधक। अब बाधक आज अगर ठीक है, बाधक बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन बाधक, बाधा, ऑब्स्टेकल, आपके जब बाधा आती है तब हम देखते हैं। बाधा कई बार इस तरीके से भी ली जाती है कि हम पे टूना टोटका तो नहीं कर दिया, तब हम बाधक को देखते हैं। मैं ट्राई करूंगी ये भी सिखाने का। जब हम पे क्वेश्चन आता है कि मेरे पे किसने कुछ कर तो नहीं दिया है, तो तब हम स्पेशली बाद जो लगन के हिसाब से बाधक बनते हैं ना, चर लगन के लिए 11th हाउस बनता है, सेकंड स्थिर लगन के लिए 9th हाउस बनता है, द्वित स्वभाव के लिए 7th हाउस बनता है, तब हम उनको भी यूज करते हैं कि बाधा कैसे देखी जाती है। लेकिन हर टाइम नहीं यूज करते हैं, एवरी टाइम नहीं, एवरी टाइम नहीं करेंगे। हाँ जी आरती जी पूछिए। मैम आपने एक सिंह लगन की पत्रिका दिखाई थी, जिसमें सैटर्न मतलब ऐसी ही एक पत्रिका अब आज ही मैंने देखी जिसमें सिंह राशि में शनि और राहु बैठे हुए हैं, और सामने उसके कुंभ में केतु और सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। और हाँ, और गोचर में सेकंड हाउस से केतु का गोचर हो रहा है। दशा 79 की कुंडली है ये, मंगल ही यस, बैठा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मंगल भी बैठा हुआ है। और बुध की इनकी दशा चालू हुई है। अब बुध में केतु स्टार्ट होने जा रहे हैं अप्रैल से। और केतु गोचर में इनको ज्वाइन कर लेगा लगन को मई में। मई में, हाँ भी कर लेगा। और दशा भी क्योंकि बुध उच्च का, सॉरी, बुध नीच का है 8th हाउस का। तो इस टाइम पे इनका क्वेश्चन ये नहीं था कि ये बीमार हैं या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। हाँ तो पर देखो, आज की क्लास में मुझे जो समझ में आया वो ज्यादा दिक्कत दिखा रहा है। वो दिक्कत दिखा रहा है। देखो देखो क्या होता है, वीनस है क्या कहीं ऐसे इन्वॉल्वमेंट में धन के लिए? वीनस है यस कहीं से मैम, दशा? यस, ये 6th हाउस में वीनस है, अभी इन्वॉल्वमेंट में आया नहीं है, हाँ पर तो केतु वीनस जब आएगा, के नेक्स्ट आ जाएगा। हाँ वीनस जब इन्वॉल्वमेंट में आएगा ना, तब धन से हम्म, संबंधित भी दिक्कत दिखाते हैं। मैंने बहुत पहले कुंडली दिखाई थी आपको कि अगर दशा में वीनस में केतु, केतु में वीनस चल रहा हो, गोचर में वीनस के ऊपर केतु, केतु के ऊपर वीनस चल रहा हो, तो धन से संबंधित दिक्कत ये दर्शाता है। ठीक है, तो अगर वीनस इस पूरे प्रोसीजर में आ जाता है कहीं से भी दशा में, तो उस वक्त में पैसे से संबंधित दिक्कत दिखाता है। और कुंडली में अगर मंगल राहु का संबंध बन रहा हो, तो मैंने बोला था आपको पहले भी कि कुंडली में मंगल राहु का संबंध अगर बन रहा है तो लोन और कर्जों में जातक फंसा हुआ है। ऑलरेडी फंसे हुए हैं, और अब इनको थोड़ा सा लग रहा है कि ये रिलीफ में है, लेकिन कुंडली बता नहीं रही कि रिलीफ में जाएंगे। तो तो कुंडली में मंगल राहु संबंध बनता है, मंगल बैठा है लगन में, सॉरी हाँ जी, राहु ज्वाइन राहु करे बैठा लगन में, गोचर। मंगल बैठा, हाँ 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 जी, हाँ हाँ जी। हाँ, ये कुंडली तो हाँ ये दर्शाता है इनको लोन और में फंसे हुए, पैसे अटके हुए हैं, मतलब नहीं चुका पा रहे हैं, ईएमआई वगैरह भर रहे हैं, तो ये दिक्कत दर्शाता है। और ये अभी भी नहीं दिख रही है सॉल्व होने वाली। टिल जब तक 18 महीने यहाँ पर है, तो ये 79 की कुंडली, मुझे पता है दिक्कत क्या उनके, उन लोगों की बहुत बुरी दिक्कत है। 78 वाले तो फिर निकल रहे हैं। 78 वालों के साथ दिक्कत क्या हो रही है? 78 वालों के साथ दिक्कत हो रही है कि केतु पे शनि आ रहा है, शनि पे केतु आ रहा है राइट। गोचर में। और 79 वालों के साथ दिक्कत हो रही है कि राहु शनि साथ में बैठे हैं, उस पे केतु आ रहा है, और सामने वहां पर राहु आ रहा है। तो इस टाइम पे हम बोलेंगे क्या 78 79 वालों को? अगर थोड़ा बहुत भी, ऐसा नहीं है सभी 78 79 वाले, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर दशा गोचर केतु का, सैटर्न का या शनि का चल रहा है, मतलब तीनों का, मतलब इन्वॉल्वमेंट ऐसे बड़ा दिक्कत वाला, तो फिर वो दिक्कत दर्शा रहा है 78 79 वालों को। ठीक है, तो तो यहाँ मेरा सवाल ये था कि फिजिकल डैमेज कुछ दिखा रहा है क्या? जब ज्वाइन करेगा केतु लगन में आएगा, तो नहीं, क्योंकि खाली ऑलरेडी लगन जाने से नहीं, क्या दशा तीन पाप ग्रहों में दशा दशा इनकी बुध की चल रही, जो कि 8th हाउस में बुध है नीच का, ठीक है, बुध में बुध महादशा और है, केतु की अंतरदशा। प्रत्यंतर प्रत्यंतर भी केतु की ही चलेगी, अभी तक बुध में बुध ही चल रहा है, अप्रैल से केतु स्टार्ट हो जाएगा। हाँ दिक्कत देगा। हाँ हाँ,
बुध महादशा, बुध अष्टम में बैठा है, केतु अंतरदशा, केतु प्रत्यंतर दशा, केतु बैठा है सप्तम के अंदर, और गोचर में भी राहु उसके ऊपर हाथ एक दशा का। मैम यहाँ पे कार्मिक इनका पैटर्न पूरा हो जाएगा ना? हाँ हाँ, ये ये कार्मिक पैटर्न पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मतलब ये मैडम ये 79 वालों के सबके साथ में चल रहा है ये। 79 वालों के साथ चल रहा है। देखो क्या होता है ये कार्मिक पैटर्न, ममता जी ने क्या बोला मैं बता देती हूँ। जब डिवोर्स केस होता है तो दूसरा नियम, सॉरी मैं बताना भूल गई थी, पहला नियम तो है कि छठे से संबंध बने, षष्ठे से संबंध बने, और A6 के पदा से संबंध बने। दूसरा नियम है आपके राहु केतु के ऊपर, जब राहु केतु का गोचर चल रहा हो, चाहे वाइस वर्सा ऑपोजिट चल रहा हो या सेम चल रहा हो, मतलब अभी जैसे 5 नंबर में किसी के इन्होंने बताया 79 की कुंडली है, 5 नंबर में राहु है 79 वालों के, केतु आ रहे हैं वहां पर, ठीक है। और कई जो जिनके 5 नंबर के केतु है, उनके 5 नंबर के केतु, 11 नंबर के ऑलरेडी राहु है, ठीक है। ये है 86 वाले, 80 राहु 86 वाले है या 87 के आसपास के लोग हैं ये, ठीक है। इनके ही ऑपोजिट चल रहा है, ठीक है। तो इनके ही ऑपोजिट चल रहा है, तो इस टाइम क्या होता है जब राहु के ऊपर, राहु केतु के ऊपर केतु, कार्मिक बॉन्डेज, मतलब एक आप दुनिया से ना बहुत सारी चीजें छूट रही होती है। तो डिवोर्स अगर इस टाइम पे आपके पास क्वेश्चन आ जाए और आपको दिख रहा है कि राहु के ऊपर राहु, केतु के ऊपर केतु है, तो छूटने वाला है वो इंसान आपके जीवन से। दूसरा दूसरा राहु के ऊपर राहु, केतु के ऊपर केतु आता है, तो हम अपना ग्रोथ देख रहे होते हैं दुनिया को छोड़ छाड़ के, हमारा काफी चीजें छूट रही होती है पीछे, काफी चीजें। और यहाँ पे नक्षत्र अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए, नक्षत्र छोड़ो बहुत हाई हो जाएगा, सिर्फ सिंपल तरीके से अगर हम देखें राहु केतु को तो, क्योंकि नक्षत्र अगर मैं बोलूंगी तो मैं बोलूंगी शतभिषा में, अगर किसी का अगर शतभिषा ऑलरेडी है तो शतभिषा वहां पर क्या करवाता है वो बहुत डीप, छोड़िए एक बार छोड़िए। तो राहु केतु अगर सिंपल तरीके से, मैंने देखा है, बहुत देखा है डिवोर्स केस में, मैंने बहुत देखा है कि राहु के ऊपर राहु केतु के ऊपर केतु या ऑपोजिट आ रखे हो और डिवोर्स केस चल रहा हो, तो आपका बॉन्डेज कार्मिक खत्म हो रहा है वहां पर। और जब भी ये आता है, क्योंकि ये 9 साल बाद आता है या 18 साल बाद आता है, या तो 9 साल बाद उल्टे आएंगे या 18 साल बाद आएंगे, है ना। तो आपको दिख रहा होता है कि आप ना, जैसे होता है ना कि हम कहीं से निकल कर बाहर आ रहे हो, 18 महीने में ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे। और जब वो 18 महीने खत्म होते हैं ना, तो हम लग रहे हैं कि हम सच में कुछ छोड़कर ना अपने एक नया ही इंसान निकल कर बाहर आ रहा है। वो 18 महीने ऐसे होते हैं, या तो आप अपनी ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, फंसे हुए होते हैं सब जगह से। जैसे आरती जी ने बोला 79 वाले बहुत बुरी बढ़िया तरीके से फंसे हैं वो भी, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ ये 18 महीने, उनको ये कहने का जरूरत है कि आप थोड़ा सब्र रखें। लेकिन जब वो 18 महीने खत्म होंगे ना, तो एक नया ही वो इंसान निकल के बाहर आता है। मैम इमोशनल डिसबैलेंस हो जाएगा पूरा बहुत उनके। स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सब कुछ इमोशनली भी होता है, करियर वाइज भी दिखाता है ये, और सोशल गैदरिंग, सोशल लोगों से भी आपका छुटकारा दे देता है, बहुत सारी चीजें दिखाता है ये। हेल्थ वाइज भी देखा है मैंने कई बार, ठीक है। लेकिन जब वो खत्म होता है ना, तो वो सब छूट के जाती है, पीछे सारी चीजें छूट जाती है, और वो खत्म करके ही चलता है ब्रेक, एक बढ़िया तरीके से। चलिए, और किसी का? तो ये टॉपिक इसलिए मैं करवा रही हूँ। अभी आपका योग रहता है, 1-2 क्लास और रहती है, और 31 का मुझे कंफर्म नहीं है क्लास का, 31 को मंडे पड़ रहा है, मे बी मैं जयपुर में नहीं हूँ तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, शायद मैं जयपुर में नहीं हूँ शायद। मैम मैं भी 31 और 1 को दो, अभी 3 नहीं हूँ मैं भी, तो मैं आपसे यही कहने वाली थी, अगर मैं करूंगी, क्योंकि मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, तो करूंगी तो मैं फिर ऑनलाइन, मतलब वहां से फोन पे वैसे ही करूंगी विदाउट कैमरा पर। मैं भी 31 को शायद नहीं हूँ, कंफर्म नहीं कह रही हूँ, अगर होगा तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी कि मैं 31 को नहीं हूँ। आगे भी मैं 14-15 को नहीं हूँ जयपुर में, तो 31 को तो अभी मेरा पक्का नहीं है, अगर हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं है। वैसे भी 1 को भी नहीं है क्या मैम? ट्यूसडे को भी नहीं रहेंगी? ट्यूसडे को तो हूँ, 31 को नहीं हूँ मैं। अभी तो अच्छा। मोस्ट 70% तो मैं नहीं हूँ, कंफर्म हो जाता है मेरा, ठीक है। तो मेरा ये टॉपिक लेने का यही था कि हम कैसे इसको समझें, और इस डिवोर्स केस के लिए फ्राइडे को मैं 9 घंटे की सिटिंग दी है मैंने इस टेबल पर, ठीक है। इसको आप लोगों के लिए इजी बना, पता तो मुझे है, मैं तो निकाल दूं 2 मिनट के अंदर, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मुझे बहुत उसको ना इजी बनाना पड़ता है। इस टेबल पे मेरी 9 घंटे की सिटिंग थी, और मुझे इतना लैपटॉप यूज करने का मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि आपका इतना आई हो जाता है ना, तो उस दिन नींद नहीं आती है रात को आपको।
तो मैंने काउंट किए थे, मैं 9 घंटे यहाँ पर थी तब। तो हम लोगों को अगर कुछ भी निकालना है, बहुत सारे नियम पता लगे, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सब, क्योंकि मैं खुद अभी उनको ट्राई कर रही हूँ। अगर मैं कंफर्म होती तो पक्का दे देती, मेरे को ऐसा छुपाने से कुछ है नहीं, लेकिन मैं अभी उन पे काम कर रही हूँ। और मैं सीधा दे दूं और कल को काम नहीं करे, है ना। तो अभी कुछ और चीजें भी चल रही हैं कि सीधा 2 ही चीज देख के बता सकते कुंडली में डिवोर्स है या नहीं है, बट अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ और मेरा वो पूरा हो जाएगा तो मैं दे भी दूंगी, ठीक है। लेकिन हम इतना समझे कि कैसे निकलता है, सारे नियम वही है, सप्तम सप्तमेश ये नवमांश यही नियम है, बस हमें देखने कैसे है, हम कैसे उसको पढ़ पा रहे हैं। तिथि का स्वामी चारों पांचों ये खराब हो रहे होते हैं, जितने खराब हो रहे हैं उतने ज्यादा दिक्कत है, जितने नहीं हो रहे हैं उतने कम दिक्कत है, ठीक है। और लगन नवमांश के लगन में जो ग्रह है वैसी शादी है, दशमांश के लगन में जो ग्रह है वैसा करियर है, हमें वो दिखा देता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 31 को मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं आपको जरूर मैसेज कर दूंगी उसके मैम हिसाब से। एक क्वेश्चन है कि वो गायत्री मंत्र के लिए माला रुद्राक्ष की चाहिए होती है, तुलसी माला चाहिए होती है? देखिए मैंने तो रुद्राक्ष में किया था, रुद्राक्ष की चाहिए होती है ना? मैंने रुद्राक्ष में, ठीक ओके। है। हाँ तो करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत मांगती है एस्ट्रोलॉजी, बहुत मांगती है। लेकिन जिस दिन परफेक्शन दे देती है ना, जिस दिन दिखने लग जाता है, उस दिन सब चीजें बहुत जल्दी, रिसर्च बहुत जल्दी हो जाती है। भले मैं 9 घंटे यहाँ बैठी हूँ, पर 9 घंटे में निकाल चुकी थी बहुत कुछ, ठीक है। तो एक दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपने उसको करना है, ठीक है। लेकिन वो ही है ना कि आपको इतना छोड़नी पड़ती है सब चीजें। अगर मैं 9 घंटे यहाँ बैठी हूँ तो मैंने कितनी चीजें छोड़ी होंगी उस दिन, आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, फोन छोड़ने पड़ते हैं आपको, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है वहां पर बैठने के लिए। तो वो अगर हम में आ जाते हैं तो आ जाती है, कंफर्म ज्योतिष आ जाती है। हाँ गायत्री साधना, आपका ओरा और आपका दशा, दशा बढ़िया चलनी चाहिए। अच्छा ज्योतिष, क्या पता मेरी बढ़िया चल रही हो इस वक्त, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। आपकी दशा बढ़िया होनी चाहिए तो वो भी आपका साथ दे देती है। मैम 8वें भाव की दशा जो बुध की चलती है, सीखने की दशा है, तो मैम वो तो सिखाएगी क्या, नहीं सिखाएगी, सिखाएगी? सिखाएगी, कंफर्म सिखाएगी, 100% सिखाएगी, तब वो तो सिखाएगी ही सिखाएगी, ठीक है। मैम पर आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सीरियसली मैं बहुत परेशान थी, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ बहुत परेशान हो चुकी थी, दिमाग घूम घूम के मेरा थक गया था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आने वाला। बट अभी आपने बहुत इजी वे से सिखाया है, बहुत ही इजी वे में। मैं वही कोशिश करती हूँ, दिन भर में पढ़ती इसीलिए हूँ कि मैं इसको कितना इजी कर सकूं, क्योंकि डेली लेवल पर मैं एक बहुत सिंपल सा होता जी, यूट्यूब से या जिससे भी जो लोग मेरे पास आते हैं ना, जब भी लोग मेरे पास आते हैं तो उनका यही क्वेश्चन, आज भी मैं 3 से बात करी हूँ कोर्स के लिए, 3 लोगों से मैं बात करती हूँ। मेरा एक सिंपल सा मानना है, अगर कोई मेरे को फी पे कर रहा है ना तो उसको पता होना चाहिए वो कोर्स में क्या करने जा रहा है। तो मैं उन 3 से मैंने बात किया फोन पे, और तीनों का यही कहना था कि हमें सब आता है, हम बहुत पढ़ चुके हैं, नहीं हम आता मैम, बहुत पढ़ के आ गए, कुछ भी नहीं आता, मैं खुद ही बोल रही हूँ कुछ भी नहीं आता, हम ये पढ़ाते हैं। मैडम बस प्रिडिक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं अभी आपके सामने बैठी, मैं सिर्फ एक ही चीज सिखाती हूँ, कुंडली खोलना। ना मुझे जैम नहीं आता, आप सोचो मैं केपी सिखा दूं, मैं वो सिखा दूं, नहीं, मुझे सिर्फ कुंडली खोलना आता है और मैं वही सिखाती रहती हूँ बस। सेम कोर्स वापस चलाती हूँ मैं, वही सिखाती रहती हूँ, ठीक है। तो वो ही होता है कि हम वो नहीं पकड़ पाते, कई बार पीरियड नहीं होता, प्रैक्टिस जो भी कह सकते हो उस चीज को। तो मैं वही सिखाने की कोशिश करती हूँ। और डिवोर्स का मैं अगर 1 मिनट बता सकती थी, मुझे बहुत सालों से, मुझे कब से पता है कि कैसे, लेकिन उसको इजी बनाना बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए। तो उसके लिए मुझे प्रॉपर इतनी चीजें चाहिए थी बोलने के लिए। तो मैंने फिर क्या नाम सर की बुक उठाई, कुंडली मिलान, या कौन सी है, कुंडली मिलान, हाँ, मैच मेकिंग, वो उठाई, उसमें से कुंडलियां देखी, किया काम, और फिर मैं आपके सामने आज की क्लास को लेकर आई। बट नेगेटिव हमको जब तक प्रिडिक्ट नहीं करना है, जब तक आपसे पूछा ना जाए, कोशिश करने का, बेवजह किसी को डराना नहीं, बेवजह किसी को दिक्कत नहीं देना, अपनी तरफ से नहीं देना, वो पूछे तो हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर मंडे को, थैंक यू मैम, उसको कैसा रहेगा मैं जरूर बता दूंगी आप सबको। धन्यवाद मैम।